नमस्कार। आइए सीधे इस रिपोर्ट की गहराई में उतरते हैं। आज हमारे सामने बिहार विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 210 यानी दिनारा का एक अत्यंत नैदानिक और डेटा आधारित विश्लेषण है। देखिए, ये कोई आम हार जीत की कहानी नहीं है। ये उस जटिल वास्तुकला का एक क्लिनिकल पोस्टमार्टम है जो किसी भी क्षेत्र की राजनीतिक और आर्थिक दिशा तय करती है। हम यहाँ व्यक्तियों या चेहरों पर नहीं, बल्कि उस प्रणाली पर प्रहार करेंगे जिसके कारण ये परिणाम सामने आया। एक परिपक्व, तथ्य आधारित दृष्टिकोण के साथ चलिए दिनारा की वास्तविक सच्चाई को समझने का प्रयास करते हैं। इस डायग्नोस्टिक यात्रा के लिए हमारी रूपरेखा बिल्कुल स्पष्ट है। शुरुआत मिट्टी की नब्ज और जनसांख्यिकी को समझने से होगी। इसके बाद हम शीर्ष चुनावी संकेतों, परिणामों की एनाटॉमी और इस सीट की ऐतिहासिक मेमोरी को डिकोड करेंगे। और अंत में भविष्य के सुशासन के लिए एक ठोस, कार्रवाई योग्य ब्लूप्रिंट पर बात करेंगे। पहला खंड, मिट्टी की नब्ज, दिनारा की कृषि वास्तविकता, द एग्रेरियन रियलिटी। राजनीति कभी भी हवा में नहीं होती, यह हमेशा स्थानीय भूगोल और आजीविका से जन्म लेती है। भौगोलिक रूप से देखें तो दिनारा रोहतास जिले के भीतर एक अत्यधिक स्तरीकृत सामाजिक ताने बाने का प्रतिनिधित्व करता है। सबसे अहम बात यह है कि यहाँ लगभग 88.70% मतदाता पूरी तरह से ग्रामीण हैं, प्रिडोमिनेंटली रूरल हैं। यह आंकड़ा हमें क्या बताता है? यही कि यहाँ का पूरा तंत्र सीधे तौर पर मिट्टी, पानी और स्थानीय आजीविका से जुड़ा है। इन बुनियादी भौतिक वास्तविकताओं को समझे बिना यहाँ कोई भी रणनीति काम नहीं कर सकती। अब इस स्थानीय अर्थव्यवस्था के भीतर सुलगते हुए आक्रोश को समझते हैं। कृषि अर्थशास्त्र की सच्चाई ये है कि राज्य द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य 2300 रुपये प्रति क्विंटल है, लेकिन प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के प्रणालीगत फेल्योर के कारण सीमांत किसानों को अपनी उपज महज 1350 रुपये प्रति क्विंटल में बिचौलियों को डिस्ट्रेस सेल में बेचनी पड़ती है। ये केवल एक आर्थिक घाटा नहीं है, ये वो गहरा आर्थिक गुस्सा है जो सीधे मतदान केंद्रों पर फूटता है। आगे बढ़ने से पहले हमें अपने इस विश्लेषण को संवैधानिक मूल्यों में दृढ़ता से स्थापित करना होगा। चुनाव डेटा का इस्तेमाल नागरिकों की गरिमा, डिग्निटी सुनिश्चित करने और एक जिम्मेदार, सूचित सार्वजनिक विमर्श को बढ़ावा देने के लिए होना चाहिए। इसके साथ ही भारत के डीपीडीपी गोपनीयता ढांचे का सख्त अनुपालन गैर परक्राम में है। मतदाताओं की निजता का सम्मान हमारी किसी भी रणनीति का मूल आधार होना चाहिए। चलिए अब हार्ड डेटा की ओर मुड़ते हैं। हमारा दूसरा खंड 2025 के चुनावी चक्र से मिले शीर्ष 3 संकेतों पर केंद्रित है। 2025 की सुर्खियां, द हेडलाइंस ऑफ 2025। इस क्षेत्र का कुल मतदाता आकार 3,08,070 है। 3,08,070 है ना कोई छोटी संख्या? इतने विशाल पैमाने पर मतदाताओं को लामबंद करने के लिए केवल सतही रैलियां या भाषणबाजी काम नहीं आती। इसके लिए एक बहुत ही सटीक और विशाल संगठनात्मक मशीनरी की आवश्यकता होती है। और यहाँ वो डेटा पॉइंट है जो पूरी तरह से गेम चेंजर है। राज्यव्यापी मतदान विषमता पर गौर करें। महिलाओं का मतदान 71.60% रहा, जो पुरुषों के 62.80% से बहुत अधिक है। ये भारी सांख्यिकीय विषमता यह साबित करती है कि पारंपरिक पुरुष प्रधान जातिगत लामबंदी अब बेअसर हो चुकी है। महिला मतदाताओं का ये उभार पारंपरिक जातियों के गणित को पूरी तरह से नकार देता है। 2025 के परिणामों का विभाजन देखें। राष्ट्रीय लोक मोर्चा आरएलएम ने 41.88% के साथ एक अभेद्य दीवार खड़ी कर दी। वहीं आरजेडी 36.09% पर रुक गई। लेकिन यहां असली स्पॉइलर एक निर्दलीय उम्मीदवार रहा, जिसने 9.54% वोट काटे। इस एक फैक्टर ने व्यवस्था विरोधी वोटों को इस कदर बांट दिया कि परिणाम पूरी तरह से एनडीए के पक्ष में झुक गया। तीसरे खंड में हम देखेंगे परिणाम की संरचना। यह समझना बेहद जरूरी है कि प्रणालीगत कारणों, सिस्टेमिक कॉजेज ने व्यक्तिगत चेहरों पर कैसे जीत हासिल की। चुनाव व्यक्तियों की बयानबाजी से नहीं, बल्कि सिस्टम की वास्तुकला से जीते जाते हैं। इस स्वॉट और वीआरआईएन विश्लेषण से तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। उपविजेता की भारी वित्तीय तरलता की तुलना एनडीए के कल्याणकारी वितरण नेटवर्क से करें। पैसा एक प्रतिस्थापनीय संपत्ति है, यानी पैसे का जवाब पैसे से दिया जा सकता है। लेकिन एनडीए का राज्य स्तरीय कल्याण ढांचा दुर्लभ और अपूर्णीय है, रेयर और नॉन सब्स्टिट्यूटेबल है। इसी ढांचे ने भारी महिला मतदान को प्रेरित किया। स्पष्ट है, पैसा कभी भी एक सुसंगत डिलीवरी नेटवर्क को नहीं हरा सकता।
अब इन गंभीर आंकड़ों पर थोड़ा रुक कर विचार करते हैं। ये केवल प्रतिशत नहीं है, ये एक समाज के स्वास्थ्य ढांचे के पतन के प्रमाण हैं। NFHS 5 के अनुसार 5 साल से कम उम्र के बच्चों में स्टंटिंग 40% और वेस्टिंग 32% है। बच्चों में एनीमिया 70% और महिलाओं में 66% है। ये अति स्थानीय और गंभीर स्वास्थ्य कमियां मात्र देखभाल नेटवर्क की विफलता को दर्शाती हैं। विडंबना यह है कि विपक्ष इन वास्तविक सुलगते हुए मुद्दों को एक राजनीतिक हथियार अनवेपनाइज्ड के रूप में इस्तेमाल करने में पूरी तरह विफल रहा। तो फिर जीत का गणित क्या था? इसे एनडीए के माइक्रोकास्ट कंसोलिडेशन के रूप में समझा जा सकता है। ये केवल जातियों का जुड़ना नहीं था, बल्कि 4.21% कुशवाहा और कोयरी मतदाताओं का 3.45% राजपूत जनसांख्यिकी के साथ एक बहुत ही सटीक गणितीय विलय यानी मैथमेटिकल फ्यूजन था। इस रणनीति ने एक ऐसी घेराबंदी कर दी जिसे पारंपरिक विपक्षी वोट बैंक पार नहीं कर सका। लेकिन क्या यह सीट हमेशा से ऐसी ही रही है? आइए ऐतिहासिक प्रक्षोपवक्र हिस्टोरिकल ट्रेजेक्टरी देखते हैं। चौथा खंड, ऐतिहासिक पैटर्न की मेमोरी, दिनारा की अति अस्थिरता, द हाइपर वॉलेटिलिटी ऑफ दिनारा। यह निर्वाचन क्षेत्र ठहराव को सिरे से खारिज करता है। पिछले 3 चुनावों का आर्क ऑफ 3 इलेक्शंस एक दिलचस्प कहानी कहता है। 2015 में जेडीयू ने 42.98% के साथ जीत हासिल की। 2020 में आरजेडी ने 34.97% हासिल कर सत्ता पलटी और फिर 2025 में एनडीए ने आरएलएम के माध्यम से 41.88% के साथ वापसी की। यह लगातार सत्ता विरोधी रुझान साफ बताता है कि यहां की जनता परिणामों की भूखी है और अत्यधिक अस्थिर है। इन सभी रुझानों को समझने के बाद सवाल यह है कि आगे क्या? ये हमारा 5वां खंड है, निर्देशात्मक ब्लूप्रिंट, द प्रिस्क्रिप्टिव ब्लूप्रिंट। सुशासन का आरओआई और रणनीतिक पुनर्गठन। इस पुनर्गठन का आधार चतुर्मुख सिद्धांत टर्नअराउंड, चतुर्मुखा डॉक्ट्राइन टर्नअराउंड है। इसे 3 कठोर परिचालन चरणों में लागू किया जाना चाहिए। पहला चरण नींव निर्माण, फाउंडेशन बिल्डिंग, जिसमें चुनाव से बहुत पहले विफल बूथ कमेटियों को बदलना है। दूसरा चरण नैरेटिव सेटिंग, जहां हमें स्वास्थ्य संकट और एमएसपी जैसे मुद्दों पर जनता को लामबंद करना है। और तीसरा चरण है ग्राउंड एक्टिवेशन, जहां महिला कैडरों की धरातल पर तैनाती की जानी चाहिए। ये प्रतिक्रियात्मक नहीं, बल्कि एक पूर्णतः आक्रामक प्रोएक्टिव दृष्टिकोण है। इस ब्लूप्रिंट को अमल में लाने के लिए कुछ बहुत ही स्पष्ट की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स KPIs जरूरी हैं। संगठन के पदानुक्रम में न्यूनतम 33% महिला प्रतिनिधित्व अनिवार्य करना होगा। सोन नहर की समस्या के लिए गैर राजनीतिक छाया समूह बनाने होंगे। MSP लागू करवाने के लिए निजी चावल मिलों पर दबाव डालना होगा। और सबसे महत्वपूर्ण, स्पॉइलर उम्मीदवारों को चुनाव से पहले ही बेअसर करने के लिए प्रीएम्प्टिव बैक चैनल निगोसिएशंस स्थापित करनी होगी। यही आणविक घर घर तक पहुंचने वाली रणनीति काम करेगी। अब हम अपने अंतिम खंड पर हैं, सुशासन और भविष्य का दृष्टिकोण। यहां एक शांत लेकिन बहुत ही नैदानिक चेतावनी, क्लिनिकल वार्निंग पर ध्यान देना आवश्यक है। अगर वर्तमान कार्यप्रणाली में सुधार नहीं हुआ तो परिणाम गंभीर होंगे। अंततः ये केवल चुनाव जीतने के बारे में नहीं है, ये सार्वजनिक विमर्श को फिर से स्थापित करने के बारे में है। हमारी डेटा इंजीनियरिंग और राजनीतिक रणनीति का अंतिम लक्ष्य मतदाताओं की मौलिक गरिमा की रक्षा करना होना चाहिए। एक जिम्मेदार नेतृत्व और सूचना संपन्न सार्वजनिक भाषण के बिना कोई भी राजनीतिक ढांचा लंबे समय तक नहीं टिक सकता। हमें राजनीति से परे एक उद्देश्य को अपनाना होगा। If you want to become a people-centric leader and uplift your constituency, get in touch with blueprintstrategies.ai at mgr@blueprintstrategies.ai or call 080-4204-1602. Purpose beyond politics.